बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हमने आज से जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और क्वेश्चंस के साथ हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, इक्वेशन मसावात को कहते हैं, बराबरी को कहते हैं। यहाँ पे ये बराबरी किन एलिमेंट्स के दरमियान हमने दिखानी है। एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम इज़ रेफर्ड टू एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्सप्रेस इजहार को कहते हैं, ज़ाहिर करने को, बयान करने को। बयान करना मसावात को, एंटिटी मतलब कोई बिजनेस एंटिटी को, कारोबारी वजूद, यानी किसी कारोबारी वजूद के एसेट्स को आपने बताना है कि वो बराबर हैं विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम, यानी एसेट्स और उनके अगेंस्ट जो क्लेम्स हैं वो इक्वल हैं। इस मसावात को, इस बराबरी को ज़ाहिर करते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन से। एक और डेफिनीशन अगर आप लोग देखें, द इक्वालिटी बिटवीन एसेट्स एंड एक्विटीज़, एसेट्स और एक्विटीज़ के दरमियान किसी भी एंटिटी की जो मसावात है, बराबरी है, और एक्सप्रेस्ड थ्रू एन इक्वेशन दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमेशा बराबर होंगी राइट्स टू दी प्रॉपर्टीज़ के, यानी जितने भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं कारोबार के, वो इक्वल होंगे। जितने भी उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट राइट्स हैं उसके बराबर होंगे ये हमेशा। रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज़ जो एसेट्स हैं दे आर रिसोर्सेज, और ये हमेशा बराबर होंगे सोर्सेज के, यानी उनको उन एसेट्स को ख़रीदने के लिए जो पैसा आया है, जो फंड्स आए हैं, जो आपके सोर्सेज हैं, उसके हमेशा किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज बराबर होंगे सोर्सेज के। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्लेम्स टू दी एसेट्स, क्लेम्स अगेंस्ट दी एसेट्स, और एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू इक्विटीज़, एसेट्स हमेशा जो हैं वो इक्विटीज़ के बराबर होंगे। और इक्विटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इक्विटी है एनी क्लेम ऑन दी एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि किसी भी कारोबार के एसेट्स पे किया जाने वाला कोई भी दावा जो है वो इक्विटी कहलाता है। इक्विटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है आउटसाइडर्स इक्विटी और एक होती है ओनर्स इक्विटी। जो तो आउटसाइडर्स की इक्विटी है, जो बाहर के लोगों से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। और जो मालिक का सरमाया लगा हुआ है, जो मालिक का क्लेम है, वो किस वजह से है, वो कैपिटल की वजह से है। इस वजह से ये जो हमने लिखा है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज़, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम यहाँ से लिखें, चूँकि बिजनेसेस की हमने ओनरशिप के हिसाब से 3 टाइप्स पढ़ी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उन तीनों की अगर हम इक्वेशन बयान करें तो एसेट्स बराबर होंगे। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। एक ओनर होता है, ओनर्स इक्विटी देखें ये अपॉस्ट्रोफी का कॉमा एस से पहले है, सिंगुलर है ये, एक मालिक। और अगर पार्टनरशिप में आए तो एसेट्स बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस पार्टनर्स इक्विटी। यहाँ जो है वो एस के बाद कॉमा है क्योंकि पार्टनर्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही कंपनी में एसेट्स विल बी इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, और ये एस के बाद क्योंकि शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा होते हैं। एक बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी बैलेंस शीट है वो यही चीज़ है। यानी ये जो इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये बुनियादी तौर पर बैलेंस शीट ही जो है वो हमारी एक किस्म की बनती है। बैलेंस शीट में भी ऐसे ही चीज़ें आती हैं, यही एलिमेंट्स वहाँ पे जाते हैं जो एलिमेंट्स हमने इक्वेशन में ट्रीट करने हैं। ये जो है वो बनाने के लिए हमें ट्रांजैक्शन का एनालिसिस अच्छी तरह से आना चाहिए। हमने कारोबारी लेन देन को एनालाइज करना सीखा है कि कोई भी हम कारोबारी लेन देन पढ़ते हैं, हमें पता हो कि वो नकद ख़रीद है, उधार ख़रीद है, हमें ये बात का पता हो कि उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, हमें ये पता हो उनका ताल्लुक़ किस हेड से है। हेड्स के लेक्चर, ये सारे लेक्चर प्रीवियस आपके इसी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हुए, उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, वो एनालिसिस आपको आता होगा, ट्रांजैक्शन की आपको समझ होगी, तो फिर आप इसको आसानी से जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये बनाने के लिए ये जो है वो रूल्स क्या फॉलो करने हैं।
और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब हम देखते हैं कि किन रूल्स के मुताबिक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर किया करना है, किन बातों को हमने जेहन में रखना है। अगर वो बातें हम जेहन में रखेंगे तो फिर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हुए हमें आसानी होगी। एक बात तो ये जेहन में रखें, ओनली एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल आर रिटन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एलिमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट्स हैं, ये तीन हैं। तीन एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आएंगे। अब आपको पता है कि ये जो दो हेड्स हैं रेवेन्यूज़ के और एक्सपेंसेस के, ये तो उसमें अगर हम बात करें एसेट्स लाइबिलिटीज़ आ रहे हैं, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस तो नहीं आ रहे। तो जो रेवेन्यूज़ हैं दे आर डायरेक्टली एडेड इन कैपिटल। देखें एक बात इनमें रखनी है, वैसे तो हम जब एक्चुअल हम किसी बिज़नेस को वो सारा डिटेल में उसका साइकिल प्रिपेयर करेंगे तो फिर हम उसका प्रॉफिट फाइंड अलहदा से करेंगे, रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस अलहदा से निकालेंगे, हमें उसके प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा और हम उस प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल में ऐड करते हैं या लेस करते हैं। लेकिन जब हम अभी अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो जो रेवेन्यूज़ हैं दे आर अर्न्ड फॉर ओनर, तो वो डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर दें। एक्सपेंसेस वो कैपिटल को लेस करेंगे, एक्सपेंसेस ये दे टेंड टू क्रिएट लॉस, लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो एक्सपेंसेस को डायरेक्टली फिर कैपिटल में से आप तफरीक कर दें। यानी एक बात ध्यान में रखनी है कि इक्वेशन बनाते हुए रेवेन्यूज़ चूँकि मुनाफा बनाएंगे वो कैपिटल में जमा होता है तो रेवेन्यूज़ को डायरेक्ट कैपिटल में ऐड करना है। एक्सपेंसेस चूँकि लॉस की तरफ जाते हैं, लॉस कैपिटल में से माइनस होता है, इसलिए एक्सपेंसेस को आपने डायरेक्टली कैपिटल में से लेस करना है। तो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स में रहना है आपने। इसलिए जब रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होंगे तो उनका अलहदा से रेवेन्यूज़ का हेड या एक्सपेंसेस का नहीं आएगा, रेवेन्यूज़ को कैपिटल में जमा कर देना है, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से तफरीक कर देना है। और आफ्टर रिकॉर्डिंग इफेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। हर जो है वो कोई भी कारोबारी लेन देन जब हम उसके इफ़ेक्ट्स इसमें दर्ज कर लेंगे तो हमने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स को दर्ज करने के बाद उसका बैलेंस निकालना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करना है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। यानी आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल तीन चीज़ें आनी हैं। दूसरी बात, रेवेन्यूज़ को कैपिटल में जमा करना है बराह रास्त, कोई और कुछ नहीं। और तीसरी चीज़ कि जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली कैपिटल में से लेस करने हैं। और कोई भी जो कारोबारी लेन देन है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो जब हो जाएं तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसके अलावा और भी कोई अगर आपके रूटीन सोर्सेज से कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो वो कैपिटल में ऐड कर देना है, कोई लॉस हो रहा हो तो वो कैपिटल में से तफरीक कर देना है। इसकी एक्सरसाइज देखें। फिर अब एक एक्सरसाइज मैं आपको इसकी हल कराता हूँ, आपको समझाता हूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है, आपको ये क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज 1 इस चैप्टर की जो हमने करनी है, आप क्वेश्चन रीड कर लें, ज़रा समझ लें। शो दी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन दी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कदीर। मिस्टर कदीर की अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो है वो जो ट्रांजेक्शन ये नीचे दी हुई हैं इनके आपने इफेक्ट्स बताने हैं। पहला लेन देन है कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कारोबार शुरू किया कैश 1 लाख रुपए से। अब आपको एनालिसिस सारे आने चाहिए। जिस रकम से कारोबार का आगाज़ किया जाता है वो कैपिटल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश एसेट इंक्रीज़ हो गया, डेबिट कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, क्रेडिट। फिर उसके बाद दूसरी है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। अब ये फॉर कैश लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब नकद खरीदी हैं, गुड्स खरीदी हैं कैश पे, गुड्स एसेट बढ़ गया डेबिट, कैश एसेट कम हो गया क्रेडिट। अब थर्ड है मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, ये मशीनरी खरीदी है फॉर कैश, मशीनरी एसेट बढ़ गया तो डेबिट, कैश एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। सैलरीज पे की हैं, आपको पता है कि अखराजात हमेशा जो हैं वो कैश की सूरत में अदा होते हैं। सैलरीज एक्सपेंस ये इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट, कैश एसेट है डिक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट। और कमीशन रिसीव किया है 20,000 रुपये, कमीशन रेवेन्यू है हमारा, कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश एसेट बढ़ गया तो डेबिट, और कमीशन हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट। अब आपको इस तरह से ये काम करना पहले ही आता है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप सीख चुके हुए हैं। जो लोग हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हुए वो चैनल से प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख ले ताकि उनको ये काम करना आ जाए। उनको पता हो कि लेन देन जब हम पढ़ते हैं तो उसको एनालाइज करना, उसमें से ये निकालना कि अकाउंट कौन सा है, हेड कौन सा है, उसमें इजाफा हुआ कमी हुई और उसका डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। ये सारी बातें जिसको आती हैं वो यहाँ पे बड़ी आसानी से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेगा। यानी बुनियादी तौर पर ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के हवाले से, उनको और बेहतर तरीके से समझने के वाले से ये वाला टॉपिक भी जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा। ये 5 लेन देन है और इनको हमने
अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। एक्सरसाइज 1 जो अभी आपको रीड करवाई है मैंने, इसका सोल्यूशन देखें, फिर इसको मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ कि कैसे आपने ये बनानी है। तो एक्सरसाइज 1, इसके ये वर्किंग नोट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रा 1-2 क्वेश्चन में मैं ये चाहता हूँ कि आपको ज़रा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वर्किंग नोट्स भी लिखें। हाँ, बताइए कि ज़रा एनालिसिस हो जाए या जो है वो ट्रांजेक्शन का, तो समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। जैसे अब देखें ज़रा, पहली ट्रांजेक्शन थी कि कैश से कारोबार का आगाज़ किया 1 लाख रुपए से, इसका मतलब कैश एसेट इंक्रीज़ हो गया, कैपिटल लायबिलिटी और इंक्रीज़ हो गई, यहाँ तक की। अब वो डेबिट और क्रेडिट करके हमने एंट्रियाँ नहीं करनी है। हाल बताए जो है वो आपको पता है, ये सारा प्रोसेस 4 स्टेप्स में हम ये इस तरह से ट्रांजेक्शन को समझ के एंट्री करते होते हैं। वही वाली चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। अच्छा, सेकंड ट्रांजेक्शन थी कि गुड्स खरीदी हैं फॉर कैश। अब आपको नकद और उधार लेन देन पहचानना आना चाहिए, और आपको पता है कि चूँकि इस ट्रांजेक्शन में लफ्ज़ कैश यूज़ हो गया कि फॉर कैश ख़रीदा जो है, इसका मतलब ये नकद ख़रीदा है, माल तजारत। ये बड़ी अहम बात है। गुड्स का अकाउंट आना है, ये ध्यान में रखें। जब भी गुड्स खरीदें, आपको मैं समझा चुका हुआ हूँ कि जब भी गुड्स खरीदी जाएँ, बेची जाएँ, खरीदी हुई वापस आ जाएँ और हम वापस कर दें, या बेची हुई हमें वापस आ जाएँ, तो अकाउंट गुड्स का आना, ठीक, ये बात याद रखनी है। तो गुड्स का नाम यूज़ होगा परचेजेस, लेकिन गुड्स हमारे लिए क्या हैं, एसेट हैं, और वो बढ़ गया, ठीक। कारोबार का ये एसेट हैं और सर्कुलेटिंग एसेट हैं, ये हमारा फ्लोटिंग एसेट है, ये ख़रीदा हमने, ये हमने बेच देना है। कैश एसेट है, वो हमने जो है वो अदा कर दिया, तो वो कम हो गया। मशीनरी आगे ख़रीदी है, थर्ड में मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, तो मशीनरी एसेट हमारा बढ़ गया, और कैश अदा कर दिया हमने, तो कैश एसेट हमारा वो कम हो गया। यानी इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, जहाँ इजाफा हो रहा है वो जमा हो जाएगा, जहाँ कमी हो रही है वो तफरीक हो जाएगा। लिखने का अंदाज़ आपको समझाना है अभी। चौथा था सैलरीज अदा की। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस के हेड से बिलोंग करता है। जब भी हम अखराजात अदा करते हैं तो कैश में कमी आती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो एक्सपेंस बढ़ गया है, कैश का एसेट कम हो गया। और 5वीं जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि कह रहा है कमीशन रिसीव किया, 20,000 रुपये कमीशन रिसीव किया, तो कैश एसेट हमारा बढ़ गया। कैश चूँकि पैसे जो कमीशन रेवेन्यू के वसूल किए हैं, कमीशन रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू है और वो भी बढ़ गया। अब बुनियादी तौर पर ये वर्किंग की ज़रूरत है नहीं, अगर आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस आता है तो फिर इस तरह से वर्किंग नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये 1-2 क्वेश्चन में सोचा है कि आपको लिख के बता दूं कि देखें आप ऐसे बुनियादी तौर पर एनालाइज कर रहे हैं और फिर आप आगे जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। यानी रिक्वायरमेंट से यहाँ से आपने काम शुरू करना है। रिक्वायरमेंट है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, सोल्यूशन जो है वो ये 3 लाइनों में हेडिंग लिखनी है, मिस्टर कदीर्स नाम आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एज ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप है ये, और इसके नीचे ही आपने ये परफॉर्मा बनाना है। तो आम तौर पर ये होता है कि हॉरिजॉन्टल जो है वो करके पेज को उस तरह से बनाएं, या जो है वो आपके पास रजिस्टर ही जो हॉरिजॉन्टल हो तो उस पर बनाएं, तो ज़्यादा आसानी से आपका जो परफॉर्मा है वो फिट होता है। तो अब ऐसे ये बनाना है आपने, डेट ये कॉलम आ जाएगा, और फिर एसेट्स, आमतौर पर एसेट्स ज़्यादा होते हैं, एसेट्स के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स एक्विटी, तो यहाँ पे एक्विटीज़ आ जाएंगी, जो आउटसाइडर्स एक्विटी हैं वो जिम्मेदारी हैं, वो जो भी कोई कर्ज लिया होगा आपने, कोई और आपके क्रेडिटर्स होंगे, इस तरह की चीज़ें जो जिम्मेदारी हैं वो यहाँ आ जाएंगी, और जो ओनर्स एक्विटी कैपिटल है वो यहाँ आ जाएगा। तो 3 चीज़ें, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एक्विटी कैपिटल, ये जो है वो यहाँ पे आनी है। अब इनको हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो लेन देन हुए हैं उनको हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे करना है। अब आप ज़रा पहला लेन देन देखें। पहला लेन देन है कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपए कैश से कारोबार का आगाज़ किया गया। तो तारीख तो नहीं दी हुई, सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो हमने वही लिखना है। फिर डेट में यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर 1, बड़ा आसान है। अब आप देखें, कह रहा है कि कैश 1 लाख रुपए से कारोबार का आगाज़ किया, जिस रकम से कारोबार का आगाज़ किया जाए वो कैपिटल है। ये आपके सामने 2 अकाउंट्स आ जाएंगे, कैश और कैपिटल। अब देखें, कैश आ जाएगा यहाँ पे, और इस साइड पे आ जाएगा कैपिटल ओनर इक्विटी में, क्योंकि मालिक का हक कैपिटल जो है वो ओनर इक्विटी में आता है, इसलिए ये कैपिटल में आएगा।
तो कैश कितना है, पहली ट्रांजैक्शन है ये कैश 1 लाख है और कैपिटल भी 1 लाख। अब आप इसका बैलेंस, क्योंकि पहली ये ट्रांजैक्शन हो गई तो आपको समझाया कि हर लेन देन के बाद जैसे ही आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है तो आपने बैलेंसेस कर लेने हैं, उन अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाल लेने हैं। तो बैलेंसेस ये आ रहे हैं कि 1 लाख और ये बराबर होने चाहिए, इक्वेशन जो हुई 1 लाख। बैलेंसेस वाली जो लाइन है ना, जहाँ पे आपने बैलेंस करना है, हर लेन देन के बाद जब आपने बैलेंस करना है तो उस लाइन में आपने ये इक्वल साइन लगा देनी है, इक्वेशन। अब आप देख लें, जब पहला लेन देन हुआ तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस है, वो बराबर है, 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं और 1 लाख रुपए की ही इक्विटीज़ है। अच्छा, अब आप देखें दूसरी ट्रांजैक्शन, जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपके सामने, गुड्स खरीदी थी फॉर कैश और ये खरीदी हैं जी, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश है ₹20,000। सवाल मैंने आपको रीड आउट करवाया, 20,000 रुपये कैश पे गुड्स खरीदी हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000, कैश पे 20,000 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं, माल तजारत खरीदा है, गुड्स खरीदी हैं कैश पे 20,000 की। तो गुड्स का एसेट बढ़ गया और कैश का एसेट क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे देखें 20,000 रुपये कैश कम हो गया, छोटा सा आपने ये माइनस की अलामत लगा देनी है, 20,000 ये इस 1 लाख में से ये कम हो रहा है। अच्छा, अब गुड्स का एसेट नहीं है, यहाँ पे उसे ऐड करना है ऐसे, प्लस गुड्स और यहाँ पे आपने ऐसे, इस लेन देन से पहले गुड्स का बैलेंस नील था और अब उसमें 20,000 का इजाफा हो रहा है, जमा ये छोटी सी, इस नील में ये जमा 20,000, इस 1 लाख में से माइनस 20,000, ये छोटी छोटी अलामतें जमा और मनफी की ऐसे लगा देनी है कि ये इस लेन देन गुड्स जो है वो उसमें ये 20,000 ऐड हो रहा है और ये 20,000 कैश में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब आप ज़रा गौर करें कि सिर्फ एसेट्स का हेड इस लेन देन में इफेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल में आपने ऐसे डैश लगा देनी है, छोटी सी डैश लगा देनी है कि जी कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे लेन देन के इफेक्ट आपने दर्ज कर लिए। तो हर लेन देन के इफेक्ट्स दर्ज करने के बाद आपने उसको बैलेंस करना है, बैलेंसेज। तो अब आप देखें ज़रा, 1 लाख में से 20,000 माइनस करें 80,000, जमा नील में 20,000 जमा करें तो 20,000, बराबर होने चाहिए, ये इक्वल हैं। तो 1 लाख में कोई और असर नहीं हुआ तो 1 लाख, इक्वेशन बराबर है। एसेट्स भी 1 लाख के हैं, इक्विटीज़ भी 1 लाख की। अब आ जाएं आप थर्ड ट्रांजैक्शन पे। तीसरा लेन देन क्या है, मशीनरी परचेज की है फॉर कैश। तो मशीनरी एसेट बढ़ गया है, कैश एसेट कम हो गया है। अब इस लेन देन में भी सिर्फ एसेट्स का एड इफेक्ट हो रहा है, मशीनरी खरीदी है, मशीनरी में इजाफा हो गया और ये लेन देन है 40,000 का, ये लेन देन है 40,000 का। अब देखें यहाँ पे कैश है और गुड्स है, मशीनरी तो नहीं है, तो फिर आप यहाँ इधर ऊपर वाली लाइन में तीसरा हेड ऐड कर लें, वो है मशीनरी, थर्ड हेड है मशीनरी। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, थर्ड ट्रांजैक्शन है, मशीनरी। यहाँ पे जहाँ वो लेन देन कोई भी आएगा और उसमें नया खाता आएगा, आपने उससे पिछली लाइन में नील लिख देना है, शुरू से नहीं लिखना, ये बात ज़हन में रखनी है, यहाँ से नहीं शुरू कर देना। अब यहाँ लेन देन आया, इससे ऊपर आपने बैलेंसेज में नील लिख देना है कि जी इससे ऊपर तक ये नील था, अब उसमें कोई जमा तफरीक वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। अच्छा, अब देखें ज़रा, मशीनरी 40,000 की खरीदी है, कैश आपने अदा कर दिया है, तो कैश इधर माइनस कर दें, 40,000 कम हो रहा है, गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं होना और मशीनरी में 40,000 इजाफा हो रहा है और कैपिटल में ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि हर एसेट को आपने ऐसे अलग-अलग लेके चलना है।
हर एक का हिसाब ऐसे लहदा आपने करना, उसमें जमा, इसमें कमी, इसमें जमा, इसमें कमी। अब देखें ज़रा, फिर बैलेंस निकालें, चूँकि हर ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स के बाद हमने बैलेंसेस करने हैं। तो 80,000 में से 40,000 दे दिए, 40 रह गया, जमा ये 20,000 की गुड्स ऐसे ही आ गई, और मशीनरी 40,000 की ऐसे ही आ गई। 40 और 20 60 और 40 100 बराबर है। कैपिटल कितना है? 1 लाख। कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो बैलेंसेस वाली लाइन में आपने इक्वेशन लगानी है, बैलेंसेस वाली लाइन में आपने मसावाद की ये अलामत लगानी है, और बैलेंसेस वाले हर एक वो पॉइंट पे आपकी इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब गलती आप कहीं कर रहे हैं, तो ये इक्वल होना चाहिए। अब आ जाएं चौथे लेन देन पे। वो कह रहे हैं सैलरीज पे की हैं, सैलरीज का खर्चा आपने किया, ये एक्सपेंस है। अब ये एसेट है, एक्सपेंसेस का तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है और इक्विटी है। क्या समझाया मैंने आपको अभी लेक्चर के इधर, अभी जो है वो स्टार्ट में रूल्स बताए। आपको बताया कि एक्सपेंसेस को आपने बराह रास्त कैपिटल में से तफरीक कर देना है, यानी जब भी कोई खर्चा आएगा तो खर्चे का नाम शाम इधर रिकॉर्ड करने की जगह कोई नहीं है। एक्सपेंसेस से वो लॉसेस को क्रिएट करते हैं और लॉस कैपिटल में से तफरीक होता है। एक्सपेंसेस जितने भी हों वो डायरेक्टली आपने कैपिटल में से तफरीक कर देने हैं। अब यहाँ पे 10,000 की सैलरीज अदा की हैं, कैश का एसेट कम हो गया, सैलरीज का खर्चा, एक्सपेंस का क्या करना है? कैपिटल में से डायरेक्ट आपने माइनस करना है। तो चौथा ट्रांजेक्शन फिर आप देखें, चौथे लेन देन का क्या असर होगा? 10,000 पे कैश कम हो जाएगा, माइनस 10,000 क्यों कम हो जाएगा? अभी आपने कैश अदा कर दिया है। गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, डैश लगा देनी है। मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, डैश लगा देनी है। और कैपिटल में से डायरेक्ट 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ये छोटी सी अलामत माइनस की 10,000। तो यहाँ पे फोर्थ ट्रांजैक्शन के आपने इफेक्ट्स दर्ज कर दिए। सैलरीज का खर्चा दिया, कैश कम हो गया और वो कैपिटल में से भी कम हो गया। अब आप फिर इसके बैलेंसेज निकालें। बैलेंसेज 40,000 में से 10,000 दे दिया, 30,000, जमा गुड्स 20,000, जमा मशीनरी 40,000, और ये इक्वल है, बराबर है। 1 लाख में से 10,000 माइनस करें तो 90,000। अब आप देखें ये बराबर है भी, 30 और 20 50, जमा 40 90, 90,000 इज इक्वल टू 90,000। इसका मतलब है कि मामला ठीक है अभी तक। अब आप आ जाएं पांचवें ट्रांजैक्शन पे। जो पांचवा लेन देन है यहाँ पे दिया हुआ सीरियल नंबर जो 5 है हमारा, वो ये है कि कमीशन रेवेन्यू रिसीव किया, 20,000 रुपये कमीशन रिसीव किया। ये हमारा पांचवा लेन देन है। कैश एसेट है, बढ़ गया, और ये कमीशन रेवेन्यू है हमारा। अब रेवेन्यू का तो हेड नहीं है यहाँ पे कोई भी। क्या अभी आपको बताया रूल कि जहाँ भी कोई रेवेन्यू आएगा तो वो रेवेन्यू डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। यानी जब भी कोई रेवेन्यू आएगा तो रेवेन्यूज जो कि प्रॉफिट क्रिएट करते हैं और प्रॉफिट कैपिटल में जमा हो जाता है, इसलिए रेवेन्यूज को आपने डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देना है। तो रेवेन्यू यहाँ पे देखें 20,000 रुपये है, कैश आपने वसूल किया है कमीशन रेवेन्यू की वजह से, वो बतौर कमीशन रेवेन्यू आपने रिसीव किया है। तो छोटी सी अलामत ऐसे जमा की लगा देनी है, कैश में 20,000 ऐड कर दें, गुड्स में कोई इजाफा या कमी नहीं, मशीनरी में कोई इजाफा या कमी नहीं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और कमीशन रेवेन्यू में 20,000 रुपये इजाफा हो गया, 20,000 रुपये ऐड कर दें। ये ऐसे गौर करना है, छोटी सी अलामत मनफी की और जमा की ये आपने लगाया करनी है ज़रूरत पड़ने पे। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ आपने डैश लगा दिया करनी है जी, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब ये पांचवें लेन देन के इफेक्ट्स दर्ज हो गए। बैलेंसेज देखें, बैलेंसेज। अब आप बैलेंस देखें, 30,000 में 20,000 जमा हो गया, 50,000 प्लस ये आ गया जी 20,000 प्लस आ गया ये 40,000 इक्वल्स इज इक्वल टू 90 जमा 20, तो बैलेंस आ गया 1,10,000। 1,10,000। अब आप ज़रा गौर कर लें, 5 के 5 लेन देन जो हैं वो हमने दर्ज कर लिए।
इसमें कोई और लेन देन नहीं है। तो अब ज़रा टोटल देख लें, 50 और 20, 70 और 40, 110। तो 1,10,000 बराबर है 1,10,000 के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। आपने एंड पे ये लाइन लगा देनी है, 1,10,000 बराबर है 1,10,000 के। हमारे पास टोटल एसेट्स इस वक्त 5 लेन देन के बाद 1,10,000 के हो चुके हैं, और हमारा कैपिटल भी कितना है 1,10,000। एक्विटीज़ हमारी 1,10,000 है। यहाँ पे है ही सिर्फ कैपिटल, कोई और जो एक्सटर्नल एक्विटी है, आउटसाइडर्स एक्विटी है, वो हमारी नहीं दी हुई है, लाइबिलिटी कोई भी नहीं थी। इस तरह से लिखना है आपने, यानी आपको समझ होनी चाहिए कि ये ऐसे जमा हो रहा है, ऐसे माइनस हो रहा है, ऐसे आपने शो करना है, ये बात ज़रूरी है। अगर आप ये दूसरे लेन देन को इधर देखें ना, गुड्स थी, जहाँ कोई नया लेन देन शुरू होना है, नया खाता शुरू होना है, नया अकाउंट शुरू होना है, आपने उसे बिल्कुल प्रीवियस लाइन पे उसको इधर शो कर देना है कि ये पहले नील था, अब उसमें 20,000 रुपये ऐड हो गया, ये 1,00,000 था, उसमें से ये 20,000 माइनस हो गया, ये छोटी सी अलामत माइनस की और ये जो है वो प्लस की। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है। और डिफरेंट हम जब क्वेश्चंस करेंगे और मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस में मुख्तलिफ़ तरह के हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे तो ये बेहतर तौर पर आपको समझ आ जाएगा। जितना आज का लेक्चर हुआ है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर ये आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें और इस पर अपने कमेंट्स दे दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर कर दें, ताकि जैसे आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे और भी लोग फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।